हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आपका भारत में सिंचाई प्रणाली यानी इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया। ये बहुत अगर मैं बात करूँ इरिगेशन से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाते, बट अगर एक आध दो सवाल आए तो आप आसानी से बना सकें। हाँ, इसमें साथ ही साथ इंक्लूड किया हुआ है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भी हमने शामिल किया है। तो दोनों ही चीजें साथ में कवर होंगी और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से सवाल आते हैं। इरिगेशन से जितना नहीं आता उससे ज्यादा सवाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए हुए और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंचाई क्या है और भारत में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग ज्यादा होता है। लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं कि सिंचाई क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंचाई दरअसल एक आर्टिफिशियल मेथड है पौधों को पानी देने का, खास करके उन पौधों को जिन्हें वर्षा का जल नहीं मिल पाता। एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं इरिगेशन इज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स और प्लांट्स, स्पेशली व्हेन एन एग्रीकल्चरल फील्ड डज नॉट गेट एनफ वाटर थ्रू रेन्स। यानी उन पौधों को या फिर खास करके जब एक कृषि क्षेत्र को बारिश के माध्यम से पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, तो फसलों या पौधों को पानी देने की एक कृत्रिम विधि को ही क्या कहा जाता है? सिंचाई कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिंचाई भारत में किन किन माध्यमों से होती है, तो ध्यान रख लीजिएगा, सिंचाई जो है भारत में ट्यूबवेल के माध्यम से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं आपका, ठीक है, इसे कहा जाता है। ये क्या हो गया है, थोड़ा सा जो है, चलिए कोई बात नहीं। आज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्यूबवेल, यानी जिसको हम लोग नलकूप कहते हैं, क्या कहते हैं? नलकूप कहते हैं। तो नलकूप के माध्यम से सिंचाई होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है, तो लगभग 46% के आसपास है। तालाब की बात करेंगे तो तालाब से कितनी सिंचाई होती है, तो तालाब से 3% सिंचाई होती है। नहर से कितनी सिंचाई होती है, तो नहर से 24% सिंचाई होती है। कुआं की बात करते हैं तो कुआं से 16% सिंचाई होती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य स्रोतों से, तो अन्य स्रोतों से 11% सिंचाई होती है पूरे भारत में। यानी सबसे ज्यादा अगर योगदान की बात करते हैं तो वह ट्यूबवेल का है, फिर जो है नहरों का है, फिर कुआं का है, फिर तालाब का है, फिर अन्य सोर्सेस हैं, ध्यान रखेंगे। हालांकि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि जो है किस सिंचाई के स्रोत से या किस सिंचाई के साधन से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो याद रख लेंगे वो है आपका कुआं, सॉरी, नलकूप। आगे बात करें अगर जो मोस्ट इरिगेटेड स्टेट्स की, तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहां पे होती है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, नहर से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं नलकूप की बात करते हैं तो नलकूप में भी सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। तालाब से अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। और कुआं की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नहर, नलकूप और कुआं से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर हम तालाब की बात करते हैं तो तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पे आता है इरिगेशन के मामले में। अब चूंकि जो सिंचाई प्रोजेक्ट है या भारत में जो भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, और यह 3 हिस्सों में किसने बांटा है, तो ध्यान रख लीजिएगा, योजना आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। योजना आयोग के अनुसार। हालांकि अब योजना आयोग है नहीं, लेकिन जो उन्होंने डिवीजन किया है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन योजना के अनुसार देखेंगे तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। वृहद सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो सिंचित क्षेत्र, याद रखिएगा, सिंचित क्षेत्र के आधार पर ही यह वर्गीकरण किया गया है।
अगर हम सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रख लीजिएगा, सिंचित क्षेत्र सिंचित क्षेत्र यानी इरिगेटेड एरिया की बात करेंगे तो कितना है आपका इरिगेटेड एरिया, तो ध्यान रखेंगे वृहद सिंचाई परियोजना में अगर हम इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं तो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा, ये जो आपका वृहद सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना की जब हम बात करते हैं तो 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक और लघु की बात करते हैं तो 2,000 हेक्टेयर से कम। कम, ठीक है, यानी मोर देन 10,000 हेक्टेयर, 2,000 हेक्टेयर टू 10,000 हेक्टेयर और लेस देन 2,000 हेक्टेयर ध्यान रखेंगे। अगर सिंचाई के साधनों की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा, सिंचाई के साधन यानी मीन्स ऑफ इरिगेशन, अगर हम सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो वृहद सिंचाई परियोजना में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को रखा जाता है, यानी जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को रखा जाता है। जबकि मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में हम देखते हैं बेसिकली छोटे नहर इसमें बनाए जाते हैं, छोटे नहर बनाए जाते हैं बांधों से। और यहाँ पर अगर आप देखें लघु सिंचाई परियोजना में जैसे आपका जो है कुआं हो गया, है ना, या नलकूप हो गया या स्प्रिंकलर हो गया या डीजल पंप सेट वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हालांकि ये याद नहीं रखना है लेकिन जस्ट मैं एक तरह से लिख दे रहा हूं, है ना, ये सारी चीजें आ जाती है लघु सिंचाई परियोजनाओं में। अब चूंकि हमें मेनली जो है वृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है तो अब एक एक करके बात करते हैं वृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। देखिए, एक ऐसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। यानी प्रोजेक्ट्स विच सर्व्स मोर देन वन पर्पस इज कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब एक बात जो आप सभी को ध्यान रख लेनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वृहद सिंचाई परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, राइट। अब बात आती है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके, तो ध्यान रख लीजिएगा, इनका ऑब्जेक्टिव होता है जनरेशन ऑफ पावर यानी बिजली का उत्पादन, फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ का नियंत्रण, सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण, इरिगेशन यानी सिंचाई, एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण, वाटर नेविगेशन यानी जल यातायात भी आप इसको कह सकते हैं, मछली पालन के साथ साथ पर्यटक केंद्रों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव मल्टी होता है, यानी एक से अधिक होता है, इस कारण से इसे बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। क्या है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। जो ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली वही उनके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी जल विद्युत उत्पादन। अगर हम इसी को हिंदी में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कहेंगे, इसके अलावा देखते हैं तो सिंचाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाढ़ नियंत्रण, है ना, कई सारी ऐसी योजनाएं इसलिए लाई गई ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके, है ना। आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। वहीं मछली पालन, मछली पालन इसका एक अलग फायदा है। और रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के रूप में भी यूज करते हैं लोग, जैसे बांधों में या फिर जहाँ कहीं भी डैम वगैरह बने होते हैं वहां पर जाते हैं घूमने के लिए, समय बिताते हैं पिकनिक के लिए, मतलब लाइक एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना। डिसएडवांटेजेस की जब हम बात करते हैं तो कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सतह पर अत्यधिक
सतह पर अत्यधिक निक्षेपण, यानी जो है अगर आप देखेंगे तो लगातार जो सेडिमेंट्स होता है उसका डिपोजिशन यहाँ पे होने के कारण से धीरे धीरे बॉटम जो है भरते जाएगा और वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है उसको रिमूव करना, उसको हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। सबमर्जेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का डूब जाना, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर बड़े डैम बनाए जाएंगे तो क्या होगा आपका, वो जो आसपास की प्राकृतिक वनस्पतियां होती है वो क्या होती है, पानी में डूब जाती हैं। डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फ्यूना टू माइग्रेट, यानी जो जलीय जीवों का प्रव्रजन मुश्किल या संभव नहीं भी कह सकते हैं, मुश्किल होना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो भूकंप जैसी समस्या आती है ना। आपका जो है जलीय बीमारियां, जलीय बीमारियां मतलब एक तरह से कह सकते हैं जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लेते हैं एक जगह पे पानी इकट्ठा है, लाइक स्टेजनेट वाटर जिसको एक तरह से कह सकते हैं, उसके कारण से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा बाढ़ की समस्या जहां एक तरफ कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे एक तरफ उत्पन्न भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसे समस्याएं देखने मिलती हैं। जैसे आपने कावेरी जल विवाद सुना होगा, है ना। तो क्या होता है कि जो है वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में ही लोग जो है या राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये कई सारी डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने मिलती हैं, बट इसके बावजूद भी एडवांटेजेस इसके मुकाबले में ज्यादा है, इस कारण से इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता भी है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाओं की, प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, बट इस मैप में आपको ज्यादा क्लियर नहीं पता चलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की जब हम एक तरह से बात करते हैं ना दोस्तों, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसको ये किया गया। और याद रख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है ये। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये, यानी फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जिसको 7 जुलाई 1948 ईस्वी को लॉन्च किया गया। और यह दामोदर नदी के अलावा इसकी कुछ सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं बराकर नदी। इसके अलावा देखिएगा तो आपको बोकारो नदी एवं कोनार नदी पर देखने को मिलता है। कोनार नदी, सारी नदियां झारखंड में है और इन्हीं नदियों पर बांध बने हुए, जैसे बराकर नदी पर देखिएगा तो मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध एवं तिलैया बांध, ये 3 बांध बने हुए हैं। दामोदर नदी पर पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध। बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार नदी पर कोनार बांध बना हुआ है। इस परियोजना का जो फर्स्ट डैम था, याद रखेंगे, फर्स्ट डैम वो था तिलैया, ध्यान रखेंगे। जबकि सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो कोनार डैम, और थर्ड नंबर की बात करते हैं तो वो है मैथन डैम, और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पंचेत डैम। तो इस तरीके से 4 बड़े बांध बनाए गए और 4 फिर जो है मध्यम बांध बनाए गए, या फिर आप एक साथ कह सकते हैं कि 8 बड़े बांध बनाए गए। बेनिफिशियरी स्टेट की जब बात करते हैं तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होते हैं। और इसमें मुख्यतः
अगर आप देखेंगे तो आपको वाटर हाइड्रो लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फ्लड कंट्रोल, है ना, ये सारा चीज जो है इसके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट को रन करने के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई 7 जुलाई 1948 ईस्वी को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, है ना, कहाँ पे है, कोलकाता में, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका कोसी परियोजना। कोसी परियोजना की जब हम बात करते हैं तो 1954 में इसको स्टार्ट किया गया इन कोसी रिवर, एंड आप सभी जानते हैं कोसी रिवर बिहार में फ्लो करती है, नेपाल से आती है और बिहार में फ्लो करती है। इसी में बना हुआ है सप्तकोसी बांध, एंड सप्तकोसी बांध की जब हम बात करते हैं तो सप्तकोसी क्यों कहा जाता है, सप्तकोसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोसी नदी 7 धाराओं से बनी हुई है और इसकी जो मेन स्ट्रीम है उसे अरुण नदी कहा जाता है। अब चूंकि बिहार एवं नेपाल के हेल्प से बना हुआ है तो इसलिए जो है आपका यह बिहार एवं एंड नेपाल की ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ध्यान रख लीजिएगा, लाभान्वित होने वाले जो स्टेट एंड जो अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो बिहार एंड नेपाल यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेन नदी है ना अरुण नदी, ये मेन रिवर है। इसके अलावा आप देखेंगे नरिया, ठीक है, गबरजल, बालन, है ना ऐसी 7 नदियों की धाराएं हैं जो एक तरह से मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं, है ना। और इसी पर बना हुआ आपका कौन सा, सप्तकोसी डैम, राइट। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो कि 13 जनवरी 1957 ईस्वी को शुरू किया गया और यह उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है। किस पर, महानदी पर बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इसमें हीराकुंड डैम, ठीक है, तिरकपाड़ा और नराज जो है आपका डैम बने हुए हैं। हीराकुंड बांध जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। लाभान्वित होने वाला राज्य में एक ही राज्य का नाम आता है, दैट इज उड़ीसा, है ना, कौन सा, उड़ीसा। तो ये महानदी, और महानदी में ही आपको हीराकुंड रिजर्वॉयर या हीराकुंड डैम आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ये आप यहाँ पे हीराकुंड डैम आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला जो परियोजना है वो है रिहंद परियोजना। रिहंद जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत की गई 1962 में, 1962 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। और ये किस पर बना हुआ है, ये बना हुआ है रिहंद नदी पर ही, है ना, किस पर, रिहंद रिवर पर ही बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। बांध की जब हम बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत सागर या रेणु सागर दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है। गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर और रेणु सागर, सागर डैम बना हुआ है। और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यानी देखिए जितने भी डैम होते हैं ना जनरली क्या होता है आपका, वह आर्टिफिशियल लेक होता है दोस्तों, या मैनमेड लेक हम उसको बोलते हैं। तो ये जो है आपका इंडिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। एंड उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इसके बेनिफिशियरी स्टेट में आते हैं। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इसके बेनिफिशियरी स्टेट में आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रिहंद डैम आप यहाँ पर एक तरह से देख पा रहे होंगे, इस जगह पे बना हुआ है रिहंद नदी पर, ठीक है, रिहंद नदी पर। और ये आगे जाके कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ये सोन नदी में मिल जाती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जस्ट आपको याद रख लेनी है ना। अगला है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, है ना। आप सभी जानते हैं भाखड़ा यानी सबसे बड़ा बांध है ये। 1948 ईस्वी में शुरुआत हुई और यह जो है सतलज नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। किस पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर बना हुआ है। और डैम का नाम ही है भाखड़ा नांगल डैम, है ना। क्या नाम है, भाखड़ा नांगल डैम बोलते हैं, नांगल डैम। दरअसल भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इस जगह पर आपको भाखड़ा डैम देखने मिलेगा और इसके नीचे देखने मिलेगा नांगल डैम, और दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, भाखड़ा नांगल डैम के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट डैम है और इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ध्यान रख लेंगे, है ना, लाभान्वित होते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं, और अगला है वो है आपका चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना की बात करते हैं तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई। इन चंबल रिवर, आपको भी पता होगा चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं, चंबल रिवर में घड़ियाल यानी एलिगेटर पाए जाते हैं। इसी में आपको गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भाखड़ा सॉरी चंबल घाटी परियोजना में। अब इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान ही लाभान्वित होते हैं। अब यहां पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, इस अगर हम नदी की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा इस जगह राणा प्रताप सागर आपको देखने मिल जाएगा, जबकि अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पर आपको गांधी सागर देखने मिलेगा। गांधी सागर बेसिकली कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये दोनों ही चीजें जस्ट याद रखनी, मैपिंग में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्कूल एटलस है तो स्कूल एटलस उठाइए और जो है वहां पे मैपिंग करते जाइए। अगला है दोस्तों मयूराक्षी परियोजना। 1951 को स्टार्ट हुआ मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी झारखंड में फ्लो होने वाली एक रिवर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी पर बना हुआ है मसांजोर डैम, है ना। कौन सा है, यहाँ पर ही आपको मसांजोर डैम देखने मिलेगा। मसांजोर डैम इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाडा डैम, है ना। क्या बोलता है, कैनाडा डैम भी कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ कैनाडा, है ना। तो ये जो है आपका झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, ध्यान रख लेंगे, जो कि कहाँ पे, तो झारखंड के दुमका जिले में ही बना हुआ है ये मसांजोर डैम, है ना। कौन सा, मसांजोर डैम। और आगे जाएंगे तो एक बैराज बना हुआ है जिसे तिलपारा बैराज के रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल के लिए याद रखिए मयूराक्षी परियोजना 1951 में शुरू हुआ, एंड द बेनिफिशियरी स्टेट आर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नाउ नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट 1955 में कृष्णा नदी पर इसको बनाया गया, कृष्णा रिवर पर इसको बनाया गया, ध्यान रख लीजिएगा, जिसका नाम ही है नागार्जुन सागर डैम। आप अगर देखेंगे तो इस जगह पे आपको ये नागार्जुन सागर डैम देखने को मिलेगा। जस्ट ये ना आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में ही मिल जाता है। हालांकि जब बेनिफिशियरी स्टेट की बात करते हैं तो दोनों ही स्टेट के नाम आते हैं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नाउ माही प्रोजेक्ट, तो माही रिवर आपको पता है, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, है ना। तो ये दरअसल जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है दुनिया की। और इसी पर 1972 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट लाया गया विच इज कॉल्ड माही प्रोजेक्ट, है ना। इसमें जो डैम बना हुआ है वह आपका जमुना लाल बजाज सागर, है ना। कौन सा, जमुना लाल बजाज सागर, बजाज सागर डैम बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे तो जो है इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश क्या होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ब्यास परियोजना। ब्यास की जब हम बात करते हैं तो 1961 में स्टार्ट हुआ। ब्यास नदी पर बना हुआ है ये, ब्यास रिवर पर बना हुआ है ये। महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। कौन सा, महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। लाभान्वित राज्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का नाम आता है ना। याद होगा आप सभी को, हमने उस समय भी पढ़ा था जब इंडस रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय हमने इंडस रिवर से एसोसिएटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे वो एक साथ ही हमने वहां पे कवर भी किया था। नाउ परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट, परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1958 ऑन परम्बिकुलम रिवर, याद रखेंगे नदी का भी नाम परम्बिकुलर ही है, और इसमें जो डैम बना हुआ है उसका भी नाम परम्बिकुलम ही डैम है, याद रखेंगे। हालांकि इसमें केरल और तमिलनाडु स्टेट क्या होते हैं, बेनिफिशियरी स्टेट में आते हैं। अब आपको बता दूं कि इसमें 8 प्रोजेक्ट है, उन 8 प्रोजेक्ट को मिलाकर के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है त्रिमूर्ति रिजर्वोयर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है।
एक आपका अलियार रिजर्वॉयर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है परम्बिकुलम रिजर्वॉयर आपको देखने मिल रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सोलियार जो है रिजर्वॉयर देखने मिल रहा होगा। इसके अलावा अपर निरार रिजर्वॉयर देखने मिल रहा होगा, लोअर निरार रिजर्वॉयर देखने मिल रहा होगा। इसके अलावा सोलियार केरला में और सोलियार जो आपका तमिलनाडु में भी देखने मिलता है, ठीक है। और एक जो आपका ट्विन प्रोजेक्ट, तो इस 8 प्रोजेक्ट को मिला करके परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 प्रोजेक्ट, 8 परियोजनाओं का समूह है ये, ध्यान रख लीजिएगा। और एक साथ ही इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट कहते हैं, है ना। तो 2 स्टेट केरल एंड तमिलनाडु इससे जो है आपका लाभान्वित होते हैं, याद रख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, वो है आपका गंडक प्रोजेक्ट। तो शुरुआत हुआ आपका कब, 1961 में। किस नदी पर बना हुआ है, गंडक नदी पर बना हुआ है। और इससे जो बेनिफिशियरी की बात करते हैं स्टेट की, तो बिहार और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं, है ना। तो गंडक जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसी पर 1961 में ये प्रोजेक्ट बना। अगला है थीन परियोजना या थीन बांध प्रोजेक्ट, जो कि 1982 में रावी नदी पर बनाया गया। किस पर, रावी रिवर पर बनाया गया दोस्तों, ध्यान रख लीजिएगा। इसी में आपको रंजीत सागर बांध देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रंजीत सागर डैम, है ना, रंजीत सागर डैम। तो इससे बेसिकली पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है लाभान्वित होते हैं। तो इसको थीन बांध परियोजना कहते हैं। और रंजीत सागर जो है एक तरह से डैम बना हुआ है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है नर्मदा प्रोजेक्ट। तो 1984 में ये स्टार्ट हुआ नर्मदा नदी पर, है ना। आप नर्मदा नदी के बारे में जानते ही होंगे कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसी पर इंदिरा सागर एंड सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ठीक है। इंदिरा सागर एंड सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है भारत के गुजरात राज्य में, है ना। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। जबकि इंदिरा सागर की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है गुजरात में, है ना। तो मध्य प्रदेश और गुजरात इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, याद रखेंगे। इंदिरा सागर आप इस जगह पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस जगह पे। चलिए, तो ये 2 डैम है और दोनों जो है आपका अलग अलग राज्यों में है नर्मदा परियोजना के तहत। आगे बात करते हैं, अगला है टिहरी बांध परियोजना, है ना। सबसे ऊंचा एक तरह से अगर देखिएगा भारत का तो यही है। 1949 में इसको शुरू किया गया। भागीरथी नदी या फिर आप कह सकते हैं कि गंगा नदी ही है, लेकिन अलकनंदा में मिलने से पहले इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है और उसका नाम है टिहरी डैम, टिहरी डैम। इंडिया का सबसे ऊंचा या टॉलेस्ट या फिर एक तरह से हाईएस्ट डैम कह सकते हैं, है ना, इंडिया का है ये। अब अगर हम बात करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य को बेनिफिट होता है, या बेनिफिशियरी स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को लाभान्वित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टिहरी, है ना, टिहरी। अगला जो है माता टीला परियोजना, तो ये 1958 में बेतवा नदी पर स्टार्ट हुआ, है ना। किस पर, बेतवा नदी पर स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो डैम बनाया गया उसका नाम भी है माता टीला डैम, है ना। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य एक तरह से लाभान्वित होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो माता टीला डैम है कुछ इस जगह पर आपको देखने मिलेगा। इसके नीचे आपको जो है दुकवान डैम और जो आपका बरवा सागर डैम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है फरक्का बराज परियोजना। तो 1963 में स्टार्ट हुआ गंगा नदी पर, है ना। ध्यान रख लीजिएगा किस पर स्टार्ट हुआ है ये जो आपका गंगा नदी पर आपको देखने मिलता है। अब इसमें जो है एक बैराज बना। बैराज दरअसल क्या होता है ना कि ये समझ लिए एक अवरोधक बांध होता है ना, जो डैम के पानी को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है।
तो इसका भी नाम क्या है, इसका नाम है फरक्का बराज है। ठीक है, क्या नाम है, फरक्का बराज ही नाम रखा गया है, फरक्का बराज। लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इससे वेस्ट बंगाल ही लाभान्वित होता है, याद रख लीजिएगा, है ना, पश्चिम बंगाल ही सिर्फ लाभान्वित होता है इससे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है सलाल परियोजना, सलाल, बगलिहार, है ना, ये सब आपको याद होगा, दुलहस्ती वगैरह हमने बात किया था। तो अगर हम बात करते हैं तो 1961 में ये शुरू हुआ और ये चेनाब रिवर पर बना हुआ है। चेनाब रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड इसी में जो डैम बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, सलाल डैम कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सलाल डैम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सलाल डैम आपको इस जगह पे देखने मिल रहा होगा मैप में। अब इससे जम्मू कश्मीर के अलावा, चूंकि ये जम्मू कश्मीर में है, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होते हैं, याद रखिएगा, है ना, किस पर, सलाल परियोजना से। अगला है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, 1985 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऑन चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर बेसिकली है क्या सर, तो चंद्रा एंड भागा रिवर आपको याद होगा, दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, तो चेनाब नदी का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है आपका ये बना हुआ है चेनाब नदी। अगर मान लेते हैं चेनाब नदी ना ऑप्शन में रहे तो चंद्रा नदी हो जाएगा, चंद्रा नदी अगर ऑप्शन में ना रहे तो क्या हो जाएगा आपका, चेनाब रिवर हो जाएगा, चेनाब रिवर। याद कीजिए थोड़ा सा, है ना, आपको चंद्र और भागा नदी दोनों जो है तांडी नामक स्थान में मिलते हैं और तांडी में मिलने के बाद ही इसको क्या कहा जाता है, इसको चेनाब रिवर कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, चेनाब रिवर। तो एक तरफ है आपका भागा नदी और दूसरे तरफ आपका चंद्र नदी, दोनों को मिलाकर चंद्रभागा भी बोल देते हैं। तो इससे जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, है ना, किससे, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना से। आगे है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। देखिए ये ना अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में स्थित है और बेसिकली 2001 में इसको शुरू किया गया। किस नदी पर, ये शुरू किया गया कलपोंग रिवर पर, कलपोंग रिवर पर ध्यान रखेंगे। डैम का भी नाम है कलपोंग डैम, कलपोंग डैम नाम है, ध्यान रखेंगे। और इससे सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार इससे बेनिफिटेड होता है, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज आपको बताऊं, ये अंडमान निकोबार की पहली जल विद्युत परियोजना है या पहली परियोजना है, इसीलिए ये क्या होता है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो याद रखेंगे नॉर्थ अंडमान में ही स्थित है आपका ये कलपोंग जल विद्युत परियोजना, जो कि 2001 में शुरू किया गया कलपोंग नदी पर, है ना। चलिए अब इसके बाद आता है स्वर्णरेखा परियोजना। तो शुरुआत हुआ 1982, है ना, 81 82 में स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, याद रख लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे, और अभी भी ये विश्व बैंक की सहायता से ही चलती है। तो चांडिल डैम बना हुआ है इसमें और इससे झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित होता है। हालांकि एक ही डैम नहीं है, इसमें कई सारे डैम है, चांडिल डैम है, गेतलसूद डैम है, पालना डैम है ना। इसके अलावा इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको हम लोग खरकई नदी बोलते हैं उसमें भी डैम बना हुआ है, ईचा डैम और गाजिया डैम। तो ऐसे और भी डैम है, बट आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के इतना याद रख लीजिए, दैट वुड बी मोर देन एनफ, है ना। अब ये तो थी कुछ प्रमुख परियोजनाएं, लेकिन अब जो है आपका पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लाइक बाणा सागर प्रोजेक्ट सोन नदी पर बना हुआ है, बारगी प्रोजेक्ट बारगी नदी पर बना हुआ है, ब्यास प्रोजेक्ट, है ना, भद्रा प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, मतलब ये पूरा का पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, याद रखेंगे, है ना। कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ मैपिंग करना है ना। और ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज जो है मैं ही कराऊंगा तो आप शायद मेहनत ना करें, तो इसलिए क्या कीजिएगा, आप इसको खुद से जो है मैपिंग कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास स्कूल एटलस होगा और उस स्कूल एटलस का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, मैपिंग करते जाइएगा। जैसे मान लेते हैं बाणा सागर प्रोजेक्ट है, ये सोन नदी पर बना हुआ है, इससे
बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। बारगी प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश में है, बारगी नदी पर। ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य से लाभान्वित होते हैं, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे गैप होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था, कॉमा है नहीं। मैं देखता हूँ अगर ये जो है सुधर जाए तो ठीक है। तो क्या करनी होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना, अगर आप लाइक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, है ना। आपके लिए क्या, जो भी रिवीजन करेंगे उनके लिए जो है आपका ये आसान हो जाएगा, राइट। चलो, तो ये जस्ट क्या करनी है, आपको ध्यान रख लेनी है। वैसे ही आपको भाखड़ा नांगल, भीमा प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, दुर्गा बराज प्रोजेक्ट, है ना, फरक्का, गंडक, गंगा सागर, घाट प्रभा, गिरना, हसदेव, हिडकल, हीराकुंड, इडुक्की, इंदिरा गांधी, जवाहर सागर, देन जायकवाड़ी, है ना, काकरापार, कंसावती, कोल डैम, कोसी प्रोजेक्ट, कोयना प्रोजेक्ट, कृष्णा प्रोजेक्ट, कुंदा प्रोजेक्ट, लेट बैंक घाघरा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल, महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट, है ना, मालप्रभा प्रोजेक्ट, मंडी प्रोजेक्ट, माता टीला प्रोजेक्ट, मयूराक्षी, मिनी माता बेंगो हसदेव प्रोजेक्ट, मचकुंड प्रोजेक्ट, है ना, नागार्जुन सागर, नागपुर पावर प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर, नाथपा झाकरी, है ना। ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो मैं ना यहाँ पे थोड़ा टिक कर दे रहा हूँ जो जो एग्जाम में आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक जो है आप ये ब्यास प्रोजेक्ट याद रख लीजिएगा, है ना। भाखड़ा नांगल तो याद रखना ही रखना है। भीमा प्रोजेक्ट, है ना। चंबल भी याद रह जाएगा वैसे। दामोदर घाटी याद रखना ही रखना है। दुलहस्ती भी आपको याद रखना ही है ना। फरक्का जरूर याद रख लीजिएगा। गंडक प्रोजेक्ट याद रह जाएगा। गंगा सागर छोड़ सकते हैं। गिरना, हसदेव, हीराकुंड ये जरूर याद रख लीजिएगा। इडुक्की के बारे में पूछा जाता है। जवाहर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ये सबसे बड़ा जो है आपका नहर परियोजना, इसलिए ये याद रखना होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जायकवाड़ी के बारे में भी पूछा जाता है, गोदावरी नदी पर। काकरापारा ये इसके बारे में पूछा जाता है ना। कोसी, कोयना, कृष्णा, कुंडा, लेट बैंक, मध्य गंगा, महानदी डेल्टा ये सब छोड़ सकते हैं। मालप्रभा, मंडी, माता टीला याद रख लीजिएगा। मयूराक्षी याद रख सकते हैं। मिनी माता, मचकुंड, मचकुंड प्रोजेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर, इसके बाद जो है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाकरी भी इंपॉर्टेंट है। पनामा प्रोजेक्ट ये गुजरात में है। पंचेत वो तो दामोदर में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो है पुचम्पाद प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए। पूर्णा राजस्थान, रामगंगा, राणा प्रताप सागर ये याद रख लीजिएगा। रंजीत सागर, रिहन प्रोजेक्ट, सलाल ये सब तो आता ही, सलाल बगलिहार, है ना। सरदार सरोवर ये भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सरदार सरोवर। और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे सरहिंद के बारे में भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। शरावती के बारे में भी याद रखिएगा, है ना। शारदा, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। सतलज तो याद रह जाएगा। टिहरी डैम ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तिलैया झारखंड का पहला प्रोजेक्ट है, ये ध्यान है। तुलबुल भी इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा उकाई, ताप्ती नदी पर बना हुआ है आपका उकाई प्रोजेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उरी पावर प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है ये। उमियम भी याद रख लीजिएगा, है ना, इसके बारे में आता है। और ब्यास वगैरह जो है एक तरह से छोड़ सकते हैं। ब्यास तो वैसे ध्यान रह जाएगा, लेकिन अगर इन केस अगर ध्यान न रहे तो थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं।
ठीक है, बस इतनी सी चीजें अगर आप ध्यान रख लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन एनफ। एंड जो है काफी है। और इसके अलावा अगर आपको लगेगा तो थोड़ा PYQ वगैरह सॉल्व कर लीजिएगा, PYQs देख लीजिए कि किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि जो है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका ये क्या बोलते हैं उसको, मिनरल रिसोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, और अभी तक से ये भी देखेंगे कि आखिर किस किस तरह के सवाल पूछे गए। और मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत कतई नहीं होगा। अगर कुछ भी सवाल होता है तो फील फ्री टू आस्क, है ना, हम तो सारे ही सवालों को जवाब देने के लिए रेडी बैठे हुए होते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।